सीसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज वर्ग 9 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का पहला क्लास होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विज्ञान में साइंस जो है हमारा 3 ब्रांच बन जाता है क्लास 8 के बाद। एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और तीसरा बायोलॉजी है। तो हम लोग आज केमिस्ट्री का ही पहला चैप्टर देखते हैं। केमिस्ट्री, जिसका हिंदी रसायन शास्त्र या रासायनिक विज्ञान है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं, तो ये साइंस जो है, साइंस हमें किसी भी टॉपिक का विशेष अध्ययन कराता है। जैसे आपने देखा होगा कि आर्ट्स फैकल्टी होता है, साइंस फैकल्टी होता है। तो साइंस फैकल्टी में हम लोग समांतर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स को रखते हैं। तो साइंस को अगर डिफाइन किया जाए तो ये बड़ा सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश में डिफाइन किया जा सकता है। द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ एनी टॉपिक इज कॉल्ड साइंस। द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ एनी टॉपिक इज कॉल्ड साइंस। अर्थात किसी भी विषय का प्रायोगिक अध्ययन विज्ञान कहलाता है। आर्ट्स में तो हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने कह दिया कि हाँ, ये साबित किया जाए कि मतलब अतीत में जो घटनाएं घटी है वो घटनाएं सही में ऐसी घटनाएं हैं, इसको अगर साबित करने की बात आए तो फिर ये हम लोग 100% साबित नहीं कर सकते, या 100% हम उससे की सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। लेकिन साइंस में क्या होता है ना, जब भी कोई तथ्य है, जैसे आपको कहा जा रहा है कि शरबत का स्वाद मीठा होता है, दैट मीन्स शरबत को चख के ही बताया जा सकता है कि शरबत का स्वाद मीठा होता है। तो शरबत का स्वाद मीठा होता है, ये जो कॉन्सेप्ट्स आप ले रहे हैं, ये जो तथ्य है, इस तथ्य को आपने प्रयोग के द्वारा साबित भी कर दिया कि टेस्ट करने के उपरांत ये मीठा लग रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सही में शरबत का स्वाद मीठा होता है। तो ये सेंटेंस आपको साइंस में ही मिलेगा। अतः कहा जाता है कि द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ एनी टॉपिक इज कॉल्ड साइंस। खैर, साइंस के बारे में बहुत सारे शिक्षक ने आपको बताया भी होगा और आपने स्वयं देखा भी होगा, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग का जो नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। अब सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसमें आप पदार्थ एक ऐसा शब्द है जो बड़ा ही बृहद शब्द है। पदार्थ, अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसा आप एग्जाम्पल दो जो पदार्थ नहीं हो, तो निश्चित रूप से आप परेशान हो जाएंगे। इसमें अगर मैं कहूं कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो पदार्थ नहीं हो, तो फिर मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। बस आप यूं जान लीजिए, वह सारी चीजें जिसे आप देख रहे हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान छेकता हो, ये सभी पदार्थ हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि प्रेम पदार्थ नहीं है, नफरत पदार्थ नहीं है, मिठास पदार्थ नहीं है। समानता आप जान लो, भाववाचक संज्ञा जो है उसे आप कह सकते हो वो पदार्थ नहीं है। बाकी बेंच, टेबल, क्लास में आप बेंच देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, कुर्सी देख रहे हैं, छत देख रहे हैं, मनुष्य को देख रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं, हवा को देख रहे हैं। हवा पदार्थ है, क्योंकि हवा में क्या है, हवा में द्रव्यमान है, हवा स्थान छेकता है, अतः हवा क्या है, पदार्थ है। तो हमारे आसपास जो भी चीजें दिख रही है सब क्या है, पदार्थ है। ये पोडियम रखा हुआ है, सामने आपके ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, आपके साथी हैं, हम हैं, तो ये सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। इन्हीं पदार्थों के बारे में हम बृहद रूप से अध्ययन करना चाहेंगे। तो पदार्थ तो बहुत हैं। जब इतना क्वांटिटी है पदार्थ का, तो फिर इस पदार्थ को जब तक हम क्लासीफाई नहीं करेंगे, जब इस पदार्थ को हम अलग अलग रूपों में नहीं बांटेंगे, तो फिर इसका अध्ययन करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले पदार्थ का डिफिनेशन क्या होगा, वह सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, ये सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। जैसे बेंच, टेबल, कुर्सी, ये सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। तो अगर पदार्थ को आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, तो आइए पदार्थ के हम स्टेजेज ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की अवस्थाओं को देखेंगे। पदार्थ को मैटर्स भी कहा गया है, पदार्थ को सब्सटेंस भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे किसी भी व्यक्ति की अवस्थाएं होती है, जैसे वो शैशवावस्था होता है, बाल अवस्था होता है, युवा अवस्था होता है, प्रौढ़ अवस्था होता है, वृद्धावस्था होता है, वैसे ही पदार्थ की भी अपनी अवस्थाएं होती है। देखिए, अवस्था और प्रकार, अक्सर बच्चे यही मिस करते हैं, अवस्था और प्रकार में विभेद नहीं कर पाते हैं। अवस्था अलग चीज है, पदार्थ अलग चीज है। आदमी का प्रकार हो सकता है कि आदमी गोरा आदमी हो, काला आदमी हो, आदमी लंबा हो, नाटा हो, लेकिन आदमी की अवस्था में आप नहीं कह सकते हैं गोरा
आदमी का गुरापन एक अवस्था है, कलापन अवस्था है। तो जब आदमी की अवस्था में आप गुरापन कलापन नहीं कह सकते हैं, तो फिर पदार्थ की अवस्था में कुछ बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं। ये जब कहा जाता है कि पदार्थ की अवस्था है, तो कहते हैं कि पदार्थ की अवस्था तत्व है, यौगिक है, मिश्रण। ये गलत हो जाता है। ये पदार्थ के प्रकार होते हैं। पदार्थ की अवस्था की जब बात आती है तो आप पिछले क्लास में पढ़े हैं, मैं बस कुछ नहीं करना है। केमिस्ट्री का ये जो पहला चैप्टर 9th क्लास का है, ये बहुत ही मुश्किल नहीं है, ये पहले से आपने पढ़ा भी है। बस उसी को हम क्या करते हैं ना, उसी क्लास को फिर से आपको याद दिलाते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, आप पढ़े हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। ये पदार्थ है, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहला है ठोस, द्रव और तीसरा गैस। देखिए, ये पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं। हम लोग देखेंगे रिसेंटली स्टडी के अनुसार पदार्थ की 4थी और 5वीं अवस्था भी है। खैर, उस पर चर्चा होगा। पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड, लिक्विड तथा गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। ठोस, लगभग सब बच्चे समझ रहे होंगे कि ठोस क्या होता है। अगर मैं कहूं कि बेंच क्या है, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि बेंच ठोस है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मार्कर जो हमारे हाथ में है, ये क्या है, तो आप ये भी बताएंगे कि हाँ, ये मार्कर है और ये ठोस अवस्था में है। ईंट क्या है, तो ईंट भी ठोस अवस्था में है। पानी की बात है तो द्रव अवस्था में है, और हवा की बात है तो फिर गैस अवस्था में कहेंगे। लेकिन बात अगर हो कि नहीं, डिफिनेशन बताइए कि ठोस का डिफिनेशन क्या होगा, द्रव का क्या होगा, गैस का होगा। पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे हाथ में भी मार्कर है, तो पहले मार्कर ही लेते हैं। ईंट, आपका किताब, कलम, ये सभी क्या है? ठोस हैं। लिक्विड की अगर बात हो तो हम कहेंगे कि दूध, जल, तेल, ये सब क्या है? द्रव है। बात अगर गैस की हो तो आप कहेंगे वायु, ऊष्मा। वायु में क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह सब है, सब डाल करके आप बता सकते हैं ये सभी क्या है? गैस है। तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। ये ठोस अवस्था, ये द्रव अवस्था में आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, और ये गैस अवस्था में एग्जाम्पल देखिए। देखिए, ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज ये जानेंगे कि एक ही पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। सिंपल सा आप देखिए, जल, जल एक पदार्थ है। जल को अगर ठंडा करेंगे तो जल बन जाएगा बर्फ। क्या बन जाएगा? बर्फ। और जब इस जल को गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा भाप। तो हम कह सकते हैं जल का ये जो बर्फ है, ये बर्फ ठोस अवस्था है। ये कौन सा अवस्था है? ठोस। और ये जो जल है स्वयं द्रव अवस्था में है, और ये जो भाप है ये गैसीय अवस्था में है। तो एक ही पदार्थ की 3 अवस्था हो गई, बर्फ, जल और भाप। ये जल की या पानी की 3 अवस्थाएं हैं। ठोस अवस्था में बर्फ होता है, द्रव अवस्था में जल होता है, और गैसीय अवस्था में भाप होता है। अर्थात एक ही पदार्थ के 3 अवस्था हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि ये जो पदार्थ है, ठोस, द्रव और गैस, इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो ठोस, आप देख सकते हैं कि ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे ईंट को अगर मैं इस बेंच पे रखूं तो वो उतना ही जगह छेकेगा जितना अगर उसको मैं टेबल पे रखूं। अगर उस ईंट को उठा करके मैं कहीं भी ले आपके छत पे रखूं, आपके हाथ में रखूं, तो जगह उतना ही छेकेगा। तो ठोस में क्या होता है ना, जगह छेकना, दैट मीन्स आयतन। अच्छा, दूसरा चीज है कि ईंट अगर आपका घनाभ के आकार का है, सामान्यतः रेक्टेंगुलर हम लोग बोलते हैं, लेकिन होता है घनाभ के आकार का, तो ईंट को आप कहीं भी ले जाएंगे तो उसका आकार भी नहीं बदलेगा, ईंट की तरह ही होगा, उतना ही जगह छेकेगा। अर्थात न तो उसका आकार बदलता है न आयतन बदलता है। तो किसी भी ठोस पदार्थ का आकार और आयतन नहीं बदलता है। अर्थात ठोस का आकार एवं आयतन ये दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का परिभाषा है, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, फिर से सुनेंगे, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। अर्थात जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो, क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। तो ये ठोस हो गया। द्रव में क्या होता है? देखिए, द्रव को अगर आप लोटा में रखेंगे तो लोटा के आकार का, बोतल में रखेंगे तो बोतल के आकार का, प्लेट में रखेंगे तो प्लेट के आकार का, मतलब आकार उसका बदल जाएगा। लेकिन अगर 1 लीटर पानी को आप बोतल में रखेंगे तो 1 लीटर पानी होगा, प्लेट में रखेंगे तो 1 लीटर ही पानी होगा, लोटा में रखेंगे तभी 1 लीटर ही पानी होगा। तो उसका आयतन नहीं बदल रहा है, बदल क्या रहा है? आकार बदल रहा है। तो हम कह सकते हैं जिसका आकार
अनिश्चित, बदलना का मतलब क्या होगा, अनिश्चित, परंतु आयतन, आयतन क्या है, निश्चित है। जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित हो वो क्या होता है, द्रव होता है। जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो क्या होता है, ठोस होता है। आइए अब गैस को देखते हैं। चलिए गैस को भी बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। आपके पास एक बोतल में ऑक्सीजन भरा हुआ है, अब उस ऑक्सीजन को आप एक ग्लास में पलटने जा रहे हैं। तो जब ग्लास में पलटेंगे तो ग्लास के आकार का होगा, लेकिन निश्चित रूप से एक पॉट से जब दूसरे पॉट में उसको डालेंगे तो क्या आपको लगता है कि उतना ही वायु इसमें चला जाएगा? हो सकता है इसमें पहले से वायु हो, इसमें से आप वायु डाल रहे हैं तो कहीं पहले से वायु हो, ये वायु जाएगा तो फिर दोनों मिल करके उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो क्या होता है ना, उसका आयतन भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। आकार तो बदल ही रहा है, क्योंकि आप बोतल से जब ग्लास में जाए तो ग्लास के आकार का, तो मतलब ना आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है। कुल मिला के हम कह सकते हैं जिस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, तब ये क्या होगा, गैस होगा। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित, द्रव। और पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, वो गैस है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल, ठोस का एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं, अभी बताया, द्रव का एग्जाम्पल, गैस का एग्जाम्पल। तो कम से कम हम ये मान के चलते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में तो अब हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पदार्थ आपको मैंने बताया कि पदार्थ क्या है, जितनी सारी चीजों को आप देख रहे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पदार्थ के अतिरिक्त अगर मैं कहूं कोई चीज बताओ तो आपको बताने में पसीना छूट जाए। लेकिन जो चीज आप देख रहे हैं वो सभी पदार्थ है। उनको हमने क्या किया, तीन उनकी अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्था को हमने देखा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, ये अवस्थाएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदली जा सकती है और सामान्यतः बदला जाता है। जैसे आप देखिए, अभी हमने एग्जाम्पल दिया बर्फ का एग्जाम्पल दिया, बर्फ। इस बर्फ को जब आप गर्म करते हैं तो बर्फ बन जाता है पानी। इस पानी को जब गर्म करते हैं तो ये बन जाता है भाप। बर्फ क्या है, ठोस है। पानी क्या है, द्रव है। और भाप क्या है, गैस है। अर्थात हम बर्फ को पानी बना सकते हैं, पानी को भाप बना सकते हैं। देखिए बर्फ, जैसे हम लोग जहां हैं, हमारे यहाँ का तापमान सामान्यतः जैसे रूम टेम्परेचर की बात आती है तो 15 डिग्री सी से 20 डिग्री सी के बीच होता है। तो 15 डिग्री से 20 डिग्री सी के बीच हो, या आपको यूं हम कहें जैसे पानी को गर्म करना है, तो हम क्या देखते होंगे, घर पे आप देखते होंगे आपकी माँ या हमारी माँ जब पानी को गर्म करती हैं तो क्या होता है, पानी भाप बनने लगता है। आपने कभी सोचा है कि ये पानी जब भाप बनता है, उसमें जब उबाल आता है, वो उबाल आने के लिए पानी कितना गर्म होता है कि उबाल आता है? उस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सी जब हम करते हैं, कितना, 100 जल 100 डिग्री सी पर भाप बनने लगता है। और जब उसी जल को आप ठंडा करो, जैसे भी मान लो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 15 से 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 से कम जब 0 पे आओगे तब यही पानी क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और जब उस थोड़ा सा 0 से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर बर्फ क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो बर्फ का या ठोस का द्रव बनना द्रवण कहलाता है। कितना सिंपल सा चीज है, द्रवण। ठोस का द्रव बनना क्या कहलाता है, द्रवण कहलाता है। और द्रव का गैस बनना वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पन। हालांकि हम बताएंगे वाष्पन या इसको क्वथन भी कह सकते हैं, वाष्पन या क्वथन। ठोस का द्रव बनना द्रवण और द्रव का भाप बनना वाष्पन कहलाता है। पुनः अगर हम चाहेंगे तो इस द्रव को फिर हम क्या कर सकते हैं, पानी को फिर बर्फ बना सकते हैं। तो अर्थात द्रव को फिर हम ठोस बना सकते हैं। द्रव को फिर से ठोस बना देना ये कहलाता है जमना, जम जाता है। इसको क्या कहते हैं, जमना। ये फ्रीज हो जाता है। और फिर चाहेंगे तो हम भाप को फिर पानी बना सकते हैं, अर्थात गैस को हम द्रव बना सकते हैं। इसको कहते हैं संघनन। संघनन, अंग्रेजी में इसको कंडेंसेशन कहते हैं। हम एक एक टॉपिक्स को बताएंगे भी। संघनन एक ऐसा प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के कारण, या यूं कहो कि बारिश का होना,
संघनन का एग्जाम्पल है। गर्मी के दिनों में क्या होते हैं, सूर्य की जब तेज रोशनी नदी, पोखरा, तालाब, झील, समुद्र के पानी पे पड़ती है तो फिर ये पानी भाप बन के, पानी में क्या होता है, वाष्पन की क्रिया होती है और ये भाप बन के ऊपर उड़ते हैं, वहां बादल बन जाते हैं। फिर बादल बन जाते हैं तो वो क्या होते हैं, ठंडा होकर के, फिर वो ठंडा होकर पानी बनते हैं और बारिश के रूप में हमें पानी मिलता है। तो इस तरह से करके हम देख सकते हैं कि भाप से पानी का बनना संघनन का एग्जाम्पल है, पानी से बर्फ का बनना जमना कहलाता है, अर्थात ठोस का द्रव बनना द्रवण, द्रव का भाप बनना वाष्पन, भाप का पुनः पानी बनना संघनन, या यूं कहो कि गैस का द्रव बनना संघनन और द्रव का ठोस बनना जमना कहलाता है। इस सब के अतीत एक और प्रोसेस होता है, जब आप किसी, कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जब आप उनको गर्म करेंगे तो वो द्रव नहीं बनेगा। जैसे हम बता दें, ठोस को जब गर्म करेंगे द्रव नहीं बनेगा। जैसे समांतर पूजा पाठ के दिनों में कर्पूर आपने देखा होगा, हम लोग आरती के लिए कर्पूर का यूज करते हैं ना, कर्पूर प्लेट में रख करके आरती के वक्त, तो आप देखिए कर्पूर को गर्म किया जाता है तो वो भाप बन जाता है, पानी बनता है नहीं बनता, वो क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। तो ये जो ठोस है कर्पूर, ये डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो फिर उसके गैस से हम द्रव कहां बना पाएंगे, द्रव अवस्था तो उसका क्या है, गैप हो गया, और फिर गैस से क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाते हैं या गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन। और ये पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपात। अर्थात कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जब गर्म करेंगे तो वो डायरेक्ट ठोस से क्या बन जाएंगे, गैस बन जाएंगे, या गैस से क्या बन जाएंगे, ठोस बन जाएंगे ठंडा करने पर। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो वह पदार्थ, इसमें अब क्या है ना, परीक्षा में समांतर पूछा यह जाता है कि कुछ ऊर्ध्वपात पदार्थ का एग्जाम्पल दें। तो ऊर्ध्वपात पदार्थ हम, जैसे आयोडीन, जैसे नमक में घेघा रोग से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयोडीन का यूज करते हैं। तो आयोडीन, फिनेफ्थलीन की गोली जिसे हम फिनाइल की गोली कहते हैं, आयोडीन हुआ, फिनेफ्थलीन की गोली हुई, कर्पूर हुआ, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपात पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि जब आप इसे गर्म करते हैं तो ये डायरेक्ट गैस बन जाएंगे, और जब इनके गैसीय अवस्था को ठंडा करेंगे तो डायरेक्ट ये क्या बन जाएंगे, ठोस बन जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लिख देते हैं और इसको आप उतारेंगे। निश्चित रूप से ये जो भी चीज बताई जा रही है आपको, सबका नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठोस, ठोस से क्या बना, द्रव, द्रव से क्या होता है, गैस, गैस, ठोस से द्रव का बनना द्रवण कहलाता है, द्रव से गैस का बनना वाष्पन कहलाता है, या आप यूं कहो इसको, अभी वाष्पीकरण लिख लो, क्या लिख दो, वाष्पीकरण। फिर द्रव से ठोस बनना जमना कहलाता है, फिर गैस से द्रव का बनना संघनन कहलाता है, डायरेक्ट ठोस से गैस बनना या गैस से ठोस बनना, यह कहलाता है ऊर्ध्वपातन। तो इस तरह से हम लोग द्रवण, वाष्पीकरण, संघनन, जमना तथा ऊर्ध्वपातन को समझने का प्रयास किए। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे हमको। द्रवण, ठोस से द्रव का बनना, वाष्पीकरण, द्रव से गैस का बनना। ये देखिए, ये इधर से इधर जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये सब गर्म करने से हो रहा है, और इधर से इधर जो प्रोसेस हो रहा है ठंडा करने से हो रहा है। तो द्रवण, वाष्पीकरण, संघनन, जमना, ऊर्ध्वपातन, ये चार्ट आप उतार लेंगे। ये चार्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसे जरूर उतार लेंगे। वाष्पीकरण, अभी हम लोग देखें वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में मुख्य रूप से वाष्पन और क्वथन। वाष्पन को हम इंग्लिश में कह सकते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, और क्वथन को कहते हैं बॉयलिंग, बॉयल करना। इवेपोरेशन अर्थात वाष्पन।
दोनों वाष्पीकरण प्रोसेस है और दोनों में कोई भी द्रव पदार्थ गैस में बदल जाता है। क्या होता है वाष्पन में, क्या होता है क्वथन में? अक्सर एग्जाम में वाष्पन और क्वथन से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। वाष्पन, आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में हम कपड़े को अगर बाहर लगा देते हैं, टांग देते हैं, तो कपड़ा स्वतः सूख जाता है। ठंडे के दिनों में भी होता है। ठंडा के दिनों में क्या करते हैं, जब काफ़ी ठंड अभी जैसे देखिए सूर्य की रोशनी नहीं है, कपड़ा साफ कर दिए, साफ करके हम क्या करें, कपड़ा को घर में डाल करके फैन चला देते हैं, तब भी कपड़ा सूख जाता है। छत पे अगर आप कपड़े को गर्मी में रखते हैं तब भी सूख जाता है। आप प्लेट में पानी रख करके छत पे छोड़ दीजिए, पानी आप गर्मी के दिनों में क्या देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पानी सूख गया। नदी का पानी, पोखरा का पानी, तालाब का पानी, झील का पानी सभी सूख जाते हैं। आप नदी, पोखरा, तालाब, झील के पानी को गर्म नहीं करते हैं। ऐसा है कि आर्टिफिशियली आप चूल्हा पर उसको रख कर गर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो सूख जा रहा है। तो सूर्य के प्रकाश तथा वायु, सूर्य के प्रकाश और वायु के सहारे या सूर्य के प्रकाश और वायु के कारण जब कोई द्रव पदार्थ वाष्प में बदल जाए तब हम इसे कहेंगे वाष्पन। तो समानता अगर आपसे कहा जाए कि कपड़े का सूखना, ये बताए कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो वाष्पन का है। नदी के पानी का सूखना वाष्पन है। झील, तालाब, पोखरा ये सब सूख जाना क्या है, वाष्पन है। क्वथन क्या होता है, तो क्वथन में भी यही होता है, द्रव भाप बनता है, लेकिन क्वथन में क्या है ना, आर्टिफिशियली हम कुछ करते हैं। जैसे हमने क्या किया कि हांडी वगैरह में पानी रख दिया, बर्तन में पानी रख दिया और चूल्हा पे उसको डाल दिया। कभी कभार हम दूध क्या करते हैं, बॉयल करने के रखते हैं और दूध फिर खोलते 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 दूध क्या होता है, खत्म हो जाता है। पानी को रख दिए, पानी खोलते 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 क्या है, खत्म हो जाता है। तो ये पानी या दूध चूल्हा पर हम रख रहे हैं, उसको हम आर्टिफिशियली गर्म कर रहे हैं, तो फिर जो बर्तन की पेदी में सटा हुआ जो सबसे पहले पानी पहले वो गर्म होता है, वो गर्म होकर ऊपर आता है, फिर ऊपर का पानी है ना ठंडा है तो उस खाली जगह को भरने के लिए आता है, और ऐसे करते 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 क्या होता है, काफ़ी तेज गति से चलने तो उसमें उबाल आ जाता है, और कुछ समय के पश्चात हम ये देखते हैं कि भाप बना और भाप बनते बनते पानी सूख गया। तो ये क्वथन हुआ। सूर्य की रोशनी तथा वायु के कारण, हवाओं के कारण किसी चीज का सूखना या भाप में बदलना वाष्पन है। और क्वथन क्या है, जब आप चूल्हा पर किसी चीज को गर्म करते हैं, है ना, आर्टिफिशियल ढंग से आग दे करके गर्म करते हैं, तब उसे हम कहते हैं क्वथन। यहां अक्सर ये भी हम जान लें, अक्सर तो पूछा ही जाता है लेकिन पहले जान लें, वाष्पन की प्रक्रिया जो होती है, सूर्य की रोशनी तो पानी के ऊपरी तल पे न पड़ेगा जी, तो सूर्य की रोशनी पानी के ऊपरी तल पे जब पड़ता है, हवाएं जब ऊपर से आती है तो फिर ऊपर के सतह को, ऊपर के लेयर को पानी को लेके भाप बना के चली गई, फिर उसके बाद वाले लेयर को, फिर इसके बाद वाले, इस तरह से करके ये जो प्रक्रिया है वाष्पन की प्रक्रिया, ये ऊपर से हो रही है। क्वथन में क्या है, सबसे पहले बर्तन के पेदी का पानी गर्म होता है तो वो पानी ऊपर जाता है, गर्म होकर ऊपर गया, भाप बना, फिर तो क्या है, ये नीचे से हुआ। तो क्वथन की प्रक्रिया नीचे से होती है और वाष्पन की प्रक्रिया ऊपर से। क्वथन की प्रक्रिया तीव्र होती है और वाष्पन की प्रक्रिया मंद होती है। तो वाष्पन और क्वथन में अगर अंतर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि वाष्पन की प्रक्रिया क्या है। अच्छा, एक चीज और, वाष्पन के वजह से हमें ठंडक का अनुभव होता है। जैसे मान लो कि हम गर्मी में आ रहे हैं, पसीना से एकदम तरबतर है, अब फैन के नीचे जाते हैं, काफ़ी ठंडक महसूस होता है। होता क्या है ना, जब फैन चलता है तो हमारे शरीर के ऊपर जो पानी की बूंदे हैं, पसीने की बूंदे हैं, वो वाष्प बन के ऊपर जाती है, तो ठंडक महसूस होता है। और क्वथन में ठंडक महसूस नहीं होगा, क्वथन में क्या है, गर्मी महसूस होगा। तो वाष्पन के दौरान ठंडक महसूस होगा, क्वथन के दौरान गर्मी। कपड़े सूखते हैं वाष्पन से, क्वथन से नहीं। नदी, पोखरा, तालाब, झील का पानी सूखता है तो वाष्पन से, क्वथन से नहीं। तो वाष्पन और क्वथन दोनों एक तरह से देखा जाए तो जल को वाष्प में ही बदलने का काम करता था, इसको वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन वाष्पन और क्वथन दोनों अलग अलग चीज हैं। तो इस तरह से आज हम लोग क्या देखें कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को देखा, उनके डिफिनेशन को देखा, ठोस से द्रव में कैसे हो रहा है, द्रव से गैस में कैसे बदल रहा है, ये जो बदलाव हो रहा है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, उन अवस्थाओं में बदलने की जो प्रक्रिया है, उन प्रक्रिया का नाम क्या है, द्रवण है, वाष्पीकरण है, संघनन है, जमना है, ऊर्ध्वपातन है, और वाष्पीकरण में हम लोग वाष्पन और क्वथन को देखें। तो आज जो भी चीजें आपको बताई गई है,
सबका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक बात का ख्याल रखेंगे, अब तक जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल आइकॉन भी दबाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।